डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछली इकाई में, पिछले संवाद सत्र में हमने चर्चा की थी स्वर एवं व्यंजन क्या है। कुछ चर्चा हमने वहां पर उनके उच्चारण स्थानों की थी कि जो ऊष्म व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। केवल ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान को जानने से हमारा पूरा कार्य नहीं होता है। अभी भी हमारा काम जो है, हमारा अध्ययन जो है वह अधूरा रह जाता है और अधूरा अध्ययन अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। इसलिए अब हम आज इस इकाई में, इस संवाद सत्र में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे किसका, उच्चारण स्थान का, कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है, कहां से, कहने का तात्पर्य है मुख से और कंठ से, और कौन सी क्या स्थिति होती है। इस इकाई में, इस संवाद सत्र में हम उसका अध्ययन करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण कैसे उच्चारण किया जाता है, और इस उच्चारण स्थान के माध्यम से हम संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को भी समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। और यह हमारा जो प्रयास होगा वह सामूहिक होगा। कुछ प्रयास हम करेंगे और कुछ प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अकेला प्रयास कभी सफल नहीं होता है। जिस प्रकार एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो हम पहले देखते हैं कि पूर्व की इकाई में हमने अभी अध्ययन किया कि संस्कृत वर्णमाला क्या है, जिसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं। ये अध्ययन अभी हमने किया। 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 अयोगवाह हैं। स्वर क्या हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो वर्ण स्वयं ही उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ऐसा हमने पिछली इकाई में, पिछले संवाद सत्र में अभी सीखा था। अब हम ये देखते हैं स्वर कौन से, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन 3 प्रकार के स्वरों का भी हमने अभी पिछले संवाद सत्र में अध्ययन किया है। पिछले संवाद सत्र में हमने इसकी चर्चा की है। फिर व्यंजन के बारे में आया विषय, तो हमने कहा कि व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम। व्यंजन क्या है कि अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित ना होकर स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये हमने पिछले संवाद सत्र में अभी सीखा है, जाना है। व्यंजन को हम हल कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं, श्रृंगार सूचक हैं। 4 प्रकार के व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमने कौन से वर्गीय व्यंजन है यह जाना, कौन से अंतस्थ व्यंजन है या वाराला, इनको जाना। ऊष्म व्यंजन श, श, सा और हा, इनको हमने जाना। अब इनका उच्चारण स्थान, अब यहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। अब श जो है, श वर्ण है, यह तालव्य है। श वर्ण को बोलने में तालु का प्रयोग होता है। श वर्ग सा, जो दूसरा श है, षटकोण वाला श, इसको बोलने में हमें मूर्धन्य, मूर्धा का, जिह्वा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे श, जब ये श हम बोलते हैं, दूसरा जो इस पर हमारे सामने जो दिख रहा है, इस श को बोलते समय हमारी जो जिह्वा है, मूर्धा है, वह ऊपर जाती है, या मूर्धा का अधिक प्रयोग होता है। तीसरा जो स वर्ण है, सा, ये दंतव्य है। इसमें दांतों के मध्य से एक आवाज निकलती है, दांतों के मध्य से एक हवा निकलती है। वह हवा कैसी है? वह ऊष्म है। वह हवा कैसी है? वह गर्म है। वह ऊष्म हवा जो है, उसी से इन चारों वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब होता है गर्म। ह जब हम बोलते हैं तो ह बोलने के बाद हम देखते हैं कि मुंह से जो हवा निकलती है वह गर्म होती है।
इसलिए वह ऊष्म होती है, इसलिए इन चारों व्यंजनों को, इन चारों वर्णों को, इन चारों व्यंजन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हमने यह चर्चा की थी कि कोई भी वर्ण हो, उसका जो उच्चारण है वह वायु की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। यदि वायु का प्रवाह न रहे, वायु के बिना यह जीवन ही नहीं रहेगा, और जब व्यक्ति की सांस ही नहीं चलेगी तो उच्चारण करने के लिए खड़ा कौन होगा, वर्णों का उच्चारण कौन करेगा, यह अलग भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन बिना वायु की सहायता के हम उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे सांसें तो मान लो चल सकती हैं कि आदमी किसी भी तरह से अपना मुंह बंद किया, ऑक्सीजन मास्क ले लिया, फिर उसका मुंह बंद कर दीजिए, और किसी व्यक्ति के मुंह पर आप जब टेप बांध देंगे, सेलो टेप लगा देंगे या एक पट्टी बांध दीजिए, फिर आप उससे कहिए कि आप कहो च, तो च नहीं करेगा। वो ऐसे ही मुंह बंद है तो मुंह से जो भी आवाज निकल सकेगी, जो कि बिना वायु के वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अतः जिस स्थान पर वायु के आघात से वर्ण विशेष का उच्चारण किया जाता है, उस स्थान विशेष को, उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे हमने अभी हा के बारे में बताया, यहां भी आप देखेंगे तो हा दिया हुआ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा जो ये सूत्र है, इसमें हा दिया हुआ है। अभी हमने सुना, पढ़ा था कि वह कंठव्य वर्ण है, तो कंठव्य यहां कंठ से जो आवाज आती है, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अ मतलब अ स्वर, आ ह्रस्व या दीर्घ दोनों। फिर क वर्ग, तो क वर्ग में कौन से, क च क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण। ह और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। विसर्ग होते जैसे हम बोलते हैं नमः शिवाय, तो नमः में जो ह बोलते हैं हम, तो उसमें ह का उच्चारण ही विशेष विसर्ग में विशेष रूप से आता है, लेकिन वह थोड़ा जोर दे करके उच्चारण होता है। नमः ह ऐसे सामान्य है, और नमः का जो हा है वह जोर दे करके होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशा नाम तालु, तो ई ह्रस्व या दीर्घ, छोटी या बड़ी। फिर च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो च छ ज झ और इया, और या और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। फिर तीसरा हम आएंगे, देखते हैं सूत्र जो हमारा है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ह्रस्व या दीर्घ री। फिर ट वर्ग, तो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, ट ठ ड ढ ण, और फिर र, फिर श षटकोण वाला श, और फिर अण, रामायण में जो अंत में अण लिखते हैं वह ड़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर चौथा जो हमारा सूत्र है कि ऋतु लशानाम दंता, ऋतु नशानाम दंता है या ऋतु नशानाम दंतः, तो ली ह्रस्व या दीर्घ, या फिर ता वर्ग जिसमें ता था दा धा और ना, ये 5 वर्ण आते हैं। और फिर ला और शा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। हमने इसका भी अध्ययन पहले भी किया कि ये जो सा है कौन सा है, दंत सा है, और दांतों के बीच से एक गर्म हवा आती है, इसलिए इनको हमने बाद वहां पर ऊष्म व्यंजन भी सा को कहा था। फिर 5वां जो हमारा सूत्र है वह उपपद्मानीया नामोष्ठो, कि ऊ जो है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ह्रस्व या दीर्घ ऊ। फिर पा वर्ग, पा फ ब भ म, और फिर उपदमानीय प और फ का जो उच्चारण स्थान है वह होष्ठ है। अब यह कैसे है, संस्कृत वैज्ञानिकता ही है कि आप प और फ का उच्चारण ओठ बंद करके दिखा दीजिए, नहीं होगा। जैसे हम भी अगर प्रयास करें, इसे बंद किया, अब हम बोलने का प्रयास करें प और फ, जो ये ओष्ठ के वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान आप नहीं कर सकते बिना मुंह खोले हुए, बिना ओठ का प्रयोग किए हुए। प वर्ग पूरा, तो आप देखिए तो ओठों पर ही इनका एक जो हमारे होष्ठ हैं, इन्हीं पर पूरा इनका जोर पड़ता है। जैसे प वर्ग का उच्चारण अभी मैं करूंगा, आप देखिए प फ ब भ म, ये ओष्ठ वर्ण है। ओठ के माध्यम से इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होठ का ही होता है। यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, तो इसका हम देखते हैं कि य म अंग ण ना का तालु के अतिरिक्त नासिका भी उच्चारण स्थान है। हम ऐसे देखते हैं ना, अंग बोलने में नासिका का भी प्रयोग होता है, नासिका का प्रयोग होता है, नाक का भी थोड़ा सा इसमें
थोड़ा सा क्या इसमें प्रयोग ही होता है, इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। ए दयितोः कंठ तालु, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तो है ही है और तालु भी है। कैसे है उसको भी हमने अभी देखा है और उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। ओ दौतौ कंठोष्ठम, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ भी है और तालु है, दोनों का प्रयोग होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों है, इसे हम बोलते हैं व। तो वह में ओठ और दांत के मध्य से जो इनका ज्यादा प्रयोग इसमें किया जाता है, इसमें ओठ और दांत की जो गति है, ओठ और दांत की जो गति है वह ज्यादा होती है, इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, तो जिह्वा मूली वर्ण कौन से हैं? क और ख। कंठ में हमने का पढ़ा था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ भी है और उसमें जिह्वा मूल, इसमें जिह्वा का जो मूल है, जीभ का जो हमारा मूल है उसका भी इसमें, उसका सबसे पीछे का जो भाग जीभ का है उसका भी इसमें प्रयोग होता है। नासिक के अनुसार से अनुस्वारा, अनुस्वार का नासिका ये तो हमने पढ़ा ही था। यहाँ अनुस्वार को यम का भी उपलक्षण समझना चाहिए। स्वर मनुगतः स्वरः साहचर्येणैव या उच्चार्यते सो अनुस्वारः। या म अंग ण और ना, इनके दो उच्चारण स्थान हैं, हमने वहां पर पढ़ा था। यम गणना नाम नासिका च, नासिका भी इनका एक उच्चारण स्थान है, और चूंकि अनुस्वार वर्ण है तो यहाँ पर इनका दिया गया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका भी है। फिर यंग गणना नाम नासिका च जो हमने पढ़ा था, तो इसमें चूंकि हमने देखा था तो कंठ भी है और नासिका है, अंग में या में तालु और नासिका है, ला में मूर्धा और नासिका है, ना में दांत और नासिका है, मा में ओठ और नासिका है। इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होने से इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इस इकाई में, इस संवाद सत्र में हमने सीखा है वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कैसे है। अगले इकाई में, अगले संवाद सत्र में फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।